फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस, क्या अपोज करता है, रिलेटिव मोशन, हमेशा ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसको मोशन से कंफ्यूज नहीं करना है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमेशा अपोजिट मोशन को करता है। इसके नोट्स लिखा है ना पहले ही, स्टैटिक के और काइनेटिक के भी लिखा है, अभी बस रिवीजन ऐसे बता रहा है। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो किन्हीं भी दो बॉडीज की जो कांटेक्ट में है उनकी सरफेसेस पे एक्ट करता है इंटरफेस पर, और हमेशा उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा। ये मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन का रीजन क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो सरफेसेस है कांटेक्ट में उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस लगेंगे, वहां पर हमने ये भी देखा था कि वो जो कांटेक्ट है वो बहुत ही पॉइंट होता है, कि एक सरफेस में ऐसे रीजन और फरोज होंगे और कोई दूसरी भी जो सरफेस है वो हमेशा ऐसे होगी। तो जब ऐसे है तो क्या होगा, जो इसके पॉइंट्स है वो कुछ ही पॉइंट्स पर कांटेक्ट होगा, एक के रीजन और दूसरे के रीजन बस कुछ ही पॉइंट्स पर कांटेक्ट होंगे। सो वहीं पर वो फ्रिक्शन का फ्रिक्शन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन वहीं पर लगेगा। उस वजह से क्या होगा, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि लास्ट सरफेस के ऊपर कांटेक्ट एक्चुअल में बहुत ही थोड़ी जगह पर है, एक्चुअल कांटेक्ट क्या है, वेरी माइन्यूट है, बहुत ही छोटा सा होता है। तो इस वजह से फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन को इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया मानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को एरिया से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्या एरिया बड़ा हो या ज़्यादा कम हो, उससे फ्रिक्शन को एज्यूम करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत ही लार्ज सरफेस के लिए, बहुत ही बड़े एरियाज के लिए फ्रिक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, पर उतनी सरफेस से हमें मतलब नहीं है, तो उसको हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे। उसके आगे हमने क्या पढ़ा था कि फ्रिक्शन हमेशा इस तरीके से लगता है, तो उसके हमने फिर डिफाइन करा था, तीन टाइप्स में था। एक था स्टैटिक फ्रिक्शन, ये किस केस में लगेगा, ये उस केस में लगेगा जब तक कि बॉडी क्या है, एट रेस्ट पर है, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। अब नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, अगर कोई बॉडी है किसी सरफेस पर रखी, एक सरफेस को हमने स्टेशनरी मान लिया कंपेयर टू एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सो अगर इसके ऊपर कोई फोर्स एफ अप्लाई करा जाए, ये अप्लाइड फोर्स है, तो ये इसको मूव कराने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में सिग्मा एफ जीरो होना चाहिए, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होना चाहिए, वो इसके इक्वल होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल होना चाहिए। अब ये फोर्स तो कुछ भी हो सकता है, ये तो अप्लाइड फोर्स है। सो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होता था, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वाज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स चेंज होता है वो भी वैल्यू चेंज होती रहती है। बट ये चेंज कब तक होता है, एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। उस लिमिट को हम क्या बोलते थे, कैसे सिंपल या कुछ भी याद है, कैसे सिंपली क्या डिनोट करते थे, ऐसे बोल सकते हो ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यूजुअली जब हम कोई किसी क्वेश्चन में जब बोलते हैं कि फाइंड द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और इंपेंडिंग मोशन, या व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, सो उस केस में कौन एक्ट कर रहा था, यही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के आगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता। अगर ये सेल्फ एडजस्टिंग ना होता, अगर ये चेंज ना हो रहा होता, तो क्या होता, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती, सो मान लो इसकी वैल्यू फिक्स है, तो जब भी अप्लाइड फोर्स इससे कम होता तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता और बॉडी उस तरफ मूव करती, जो कि हमें पता है ऐसा नहीं होता है। बॉडी अपने आप फोर्स लगाने पर उल्टी डायरेक्शन में मूव तो नहीं करती, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। उसके बाद हमने कौन सा देखा था, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी मूव कर रही हो, जब बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है, बॉडी हैज मोशन। अब इसमें भी मोशन में यूजुअली क्या स्लाइडिंग मोशन हम बोल
इस केस में क्या है, बॉडी एक्चुअल में मूव कर रही है, बॉडी में मोशन है, इसके ऊपर भी कोई फोर्स F अप्लाई हुआ, कोई अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बस यहाँ क्या था, इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते थे, यहाँ पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। जब बॉडी मूव कर रही है यानी कि उसके ऊपर फर्स्ट लॉ से क्या होगा, कोई नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि जो नेट फोर्स है वो इस केस में जीरो नहीं है, इसके ऊपर नेट फोर्स से लग रहा है। अब वो जो नेट फोर्स होगा उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। कि सेकंड लॉ से हमें क्या आता था, कांस्टेंट मास के केस में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो नेट फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर इस केस में सिंपली बस एक फोर्स अगर लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, अगर इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं, फोर्स माइनस ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। सो जब भी जितना भी फोर्स उसको मूव करने के लिए नेसेसरी है उसके मास के बेसिस पर, उससे हमेशा थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा फोर्स इस काइनेटिक फ्रिक्शन को कैंसिल करने में खर्च हो जाता है, कुछ फोर्स इसमें वेस्ट हो जाता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में हमेशा हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक क्लियर था। फिर हमने क्या देखा था कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एरिया के तो डिपेंडेंट है पर किसके प्रोपोर्शनल होता था, फ्रिक्शन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, किससे वैल्यू निकालते थे हमेशा, रिएक्शन, जिस सरफेस पर वो बॉडी है उसके रिएक्शन पर वो हमेशा डिपेंडेंट होता था, प्रोपोर्शनल होता था। वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते थे, कांस्टेंट लेते थे, रिएक्शन को अगर आर से डिनोट करते हैं तो इसको क्या ये म्यू होता था। इसको क्या बोलते थे, क्या चीज है, म्यू क्या चीज होती है, क्या नाम था इसका, क्या नाम था, क्या लिखा है देखो, म्यू क्या होता था, क्या नाम था, लिखा था नहीं पहले, क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दो केसेस हैं इसलिए ये दोनों तरीके से हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन दो तरीके से, अगर हम स्टेशनरी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो ये म्यू एस हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू कहां, अभी एस लगा दिया, स्टैटिक हो गया, वो मतलब जनरल फॉर्मूला है। ये कौन सा लिमिटिंग फोर्स है, ये लिमिटिंग फोर्स है, यानी मैक्सिमम वाला। स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं होता, उसकी एक वैल्यू नहीं होती, जीरो से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक कहीं भी हो जाती है। जो मैक्सिमम वैल्यू उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उसकी वैल्यू ये है। यानी इन जनरल क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसके या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा, जीरो से लेकर इस मैक्सिमम वैल्यू तक होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम यूजुअली क्या कहेंगे कि ये इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू सीधे ये आ जाती है म्यू के आर, जहां म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं लगभग सभी केसेस में। इसकी वेलोसिटी से भी हम एज्यूम करते हैं कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकली जब बहुत लार्ज वेलोसिटी चेंजेस होते हैं, बहुत ही लार्ज वेलोसिटी चेंजेस, उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ने पर काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है। बट हम यूजुअली क्या करते हैं, इसको हम कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टेबल है, एडजस्टिंग है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टिंग नहीं। सो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स पढ़ाते हैं, अगर हम यहाँ पर लिख दें क्या, अप्लाइड फोर्स एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ बनवाया था ना, और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। सो क्या होगा, शुरुआत में तो जीरो से, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा सेम अमाउंट से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा, एक लिमिट तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू एस आर। ये वो पॉइंट हो गया एज्यूम कर लेते हैं। इसके आगे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यहां से यहां तक बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, रेस्ट पर है, बॉडी मूव
नहीं करेगी तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो। जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी इसका स्लोप भी क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। इसके आगे क्या होगा, इससे थोड़ा भी फोर्स आगे लगाएंगे अब बॉडी पे क्या होगा, नेट फोर्स लगेगा। तो अब बॉडी क्या होने लग जाएगी, मोशन में आ जाएगी। सो मोशन में आने पर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब इस पूरे फ्रिक्शन में बॉडी फ्रिक्शन देखो, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, बस काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा हर पॉइंट पर कांस्टेंट। इस लाइन को थोड़ा नीचे क्यों ड्रॉ करा है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा ज्यादा था, काइनेटिक फ्रिक्शन उससे थोड़ा कम होता है। ओके, आगे बढ़े। रिएक्शन सभी को पता है, रिएक्शन फोर्स जैसे पहले बताया था, किसी भी सरफेस पर अगर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेंगे वो बॉडी, वो सरफेस उसको रेजिस्ट करती है और उसके इक्वल एंड अपोजिट वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएगी उसको, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। इसके क्वेश्चंस करने को दिए थे ना, एक दो क्वेश्चंस नहीं दिए थे, एक क्वेश्चन कराया था यहाँ, उसके अलावा एक ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया था 5.7 और 5.8 करने को, 5.7 और 5.8 करने को करा है। नहीं करा है, अच्छा ठीक है, एक मिनट दो, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं पहले, उसके बाद हम रोलिंग भी बताएंगे क्या होता है। एक थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन होगा रोलिंग फ्रिक्शन, उसमें कुछ नहीं, जब बॉडी सरफेसेस तो सरफेस स्लाइड ना कर रहे हो, बल्कि क्या हो, एक बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, उस केस में हो जाएगा। चलो यार क्वेश्चंस, फिर लिखो, एक चीज लिख लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी जो है उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, जो वो सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर बॉडी रखी है वो फ्रिक्शन, उसके साथ साथ उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, और उसके साथ साथ क्या है, उसके ऊपर एक फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं बेसिकली, ठीक, उसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो नॉर्मल रिएक्शन है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है कि उसके ऊपर नेट फोर्स उसकी वजह से क्या आ रहा है, उसकी वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें सिंपली बना लो ऐसा, एक ये बॉडी है, इसका कुछ वेट होगा जो नीचे की तरफ लगेगा, W, कैपिटल W। ये सरफेस इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिसको हम लिख देते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर नहीं लिखते क्योंकि हमें रिजल्टेंट यूज करना है, एन लिख देते हैं, एन का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। इसके ऊपर अगर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन पर ऐसे, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में। ये चीज असम्पशन बताया था कि हम मानेंगे जो ऑफसेट है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पर लगेगा, तो एज्यूम करके चलते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है उसके बीच में डिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल है, वो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। सो रिजल्टेंट यस, जो नॉर्मल है और जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा, लेट्स एज्यूम कि वो रिजल्टेंट ये है, ठीक है, वो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ऐसे आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट पता है ना, सम ऑफ वेक्टर्स,
उसके आगे अब ये जो बना है रिजल्टेंट, इसको आर से हमने नोट कर दिया। ये किसका रिजल्टेंट है? आर क्या है? रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन और इस रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको बना लो। और ये कौन से केस में? मैक्सिमम के केस में हम लेंगे, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले केस में। वरना तो एंगल क्या होगा? चेंज होता रहेगा। सबसे शुरुआत में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स का एंगल 0 रहेगा, फिर बढ़ता जाएगा कब तक? जब तक लिमिटिंग वैल्यू होगी। लिख लो थीटा। थीटा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों इसको स्पेशल हमने एक नाम दे रखा है, आखिर जरूरत क्या है? तो जरूरत समझते हैं। देखो ये रिजल्टेंट है, यानी कि ये क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स। पैरेललोग्राम लॉ से क्या हो जाएगा? ये भी इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? इसी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल आ जाएगी। ठीक, इसमें tan थीटा देखते हैं। tan किसका रेशियो होता है? टेंजेंट जो होता है किसका किसका रेशियो होता है? tan थीटा किसका किसका रेशियो होता है? हाँ, tan थीटा किसका रेशियो होता है? एक ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा किन साइड्स का रेशियो होता है? कोई एंगल अगर थीटा है तो इसका रेशियो क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, और कोई बताना चाहता है क्या हो जाता है tan थीटा? tan थीटा अगर हमने एक परपेंडिकुलर साइड को हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर में ट्रायंगल बनाते हैं और बेस के साइड में अगर एंगल होता है तो हम उसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ थीटा है बेस में, तो इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको बेस। तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक्चुअल में ऐसे क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड अपॉन adjacent side। ठीक है, tan theta is the ratio of front side to the adjacent side। तो इसमें फ्रंट साइड, थीटा के सामने कौन सी साइड है? ये साइड है FF मैक्स, यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और एडजेसेंट, इससे एडजेसेंट में साइड कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, tan वगैरह लिख लो, समझ लो, ठीक है, याद कर लो, काम आएंगे। सो tan थीटा हो गया ये। ठीक, अभी ये बताओ कि एफ एफ मैक्स की वैल्यू क्या थी? अभी फॉर्मूला क्या लिखा था इसके पहले? अभी इसके पहले हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? क्या वैल्यू थी? कोफिशिएंट। अभी क्या फॉर्मूला लिखा था? अभी इसके पहले क्या फॉर्मूला लिखा है? सॉरी क्वेश्चन का अभी इसके पहले लिखा था, जोर से बोलो। म्यू एस आर। म्यू एस क्या है? म्यू एस क्या है?
क्या लिख रखा है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, हम ये लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन को n इस वैल्यू अपॉन में क्या है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस क्या था, एक कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन है। सो ये जो एंगल है उसका टेंजेंट इसके इक्वल होता है। सो अगर हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कई बार एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है, तो उससे भी हम म्यू एस की वैल्यू उसका टेंजेंट लेकर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें दे दिया है कि म्यू एस की वैल्यू है 1/√3, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन उस केस में क्या होगा 30 डिग्री। अगर उन्होंने हमें बता रखा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है 45 डिग्री, इसका मतलब म्यू एस की वैल्यू है 1, जो कभी मिलेगी नहीं। म्यू एस की वैल्यू 1 कभी नहीं मिलेगी। इतना क्लियर है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इसके बाद हेडिंग डालो एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज अगर कोई बॉडी है ऐसे किसी सरफेस पर रखी, मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मान लो टेबल, उसके ऊपर कोई बॉडी रखी है, तो वो अपने उसी पोजीशन पर रुकी रहती है, उसमें कोई मोशन होता है नहीं होता है। अगर हम इस सरफेस को टेढ़ा करना चालू करें ऐसे, अब अभी भी मोशन नहीं हो रहा है, अब अभी भी नहीं, पर अगर टेढ़ा करते जाएंगे क्या होगा, कभी ना कभी बॉडी अपने आप मूव करने लग जाएगी। उसके ऊपर कोई क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नहीं। फोर्स अप्लाई करने का तो क्या मतलब, हम उसको पुश करते हो या पुल कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी सरफेस है, किसी सरफेस पर कोई रखे है, उसको टेढ़ा करते जाए क्या होता है, वो बॉडी पहले तो स्लाइड नहीं करती, पर कोई एक पोजीशन ऐसे आती है कि बॉडी मूव करने लगे, स्लाइड करने लग जाती है। जैसे कि जैसे ओवर ब्रिजेस होते हैं, ओवर ब्रिजेस बने होते हैं ना, ब्रिज या सड़क एक तो ऊंचाई की तरफ जा रही है, सड़क पे स्लोप है, तो उस पर क्या है, कुछ स्लोप पे ऐसा होगा गाड़ी को ऐसे पार करेंगे तो गाड़ी मूव ना करे अपने आप, पर अगर बहुत ज्यादा स्लोप होगा क्या, जो भी चीज है वो नीचे रोल करने लग जाएगी, नीचे मूव करने लग जाएगी। तो वही चीज है, अगर कोई बॉडी है और वो एक इंक्लाइंड सरफेस पर रखी है, ठीक ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है, सो हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाली सरफेस है जिसके ऊपर कोई बॉडी ऐसे रखी है, उसमें केस में क्या था, इस वाले केस में बॉडी हॉरिजॉन्टल पे रखी थी, इस बार बॉडी हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड सरफेस पे रखी है। अब जो इंक्लाइंड सरफेस है इसका भी कोई एंगल होगा, यहाँ नाम दे दिया थीटा, थीटा दे दें या फाई भी लिख सकते हैं, थीटा यहाँ यूज कर चुके हैं तो इसको फाई लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूजन ना। अब ये हम कौन सी स्टेट, अब ये तो हमने क्या बताया कि धीरे धीरे बढ़ाएंगे तब तो मोशन हो ही रहा होगा शुरुआत, तो वो वाले केस नहीं है। ये कौन सा केस है कि बॉडी बस मूव करने ही वाली है, अभी उसमें मोशन हुआ नहीं है, बस होने ही वाला है, इंपेंडिंग मोशन। इंपेंडिंग मोशन में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, इंपेंडिंग मोशन में कौन सा फोर्स एक्ट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ना। स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग केस ही तो होता है, लिखाया था इंपेंडिंग मोशन, देखो नोट्स में क्या लिखाया था लास्ट टाइम वाले में, कौन कौन आया नहीं था ना, तुम भी नहीं आए थे, तुम भी नहीं आए थे, तुम भी नहीं आए थे, हाँ तो क्या लिखा था, याद है, दिमाग में रखे हैं, इंपेंडिंग मोशन का मतलब होता है मोशन होने ही वाला है, मोशन अभी हो नहीं रहा है, जस्ट अबाउट टू मूव का मतलब ही क्या हुआ कि मोशन बस होने ही वाला है। इस केस में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, उसी को डिफाइन कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब इस बॉडी पर हम क्या देखते हैं, डिफरेंट फोर्सेस का बैलेंस देखते हैं।
इसका जो वेट है, वेट कैसे हो जाएगा, W कैपिटल W या mg, वो किधर लगेगा, ग्रेविटी हमेशा किस तरफ एक्ट करेगी, डाउनवर्ड, सो ये mg या W भी लिख सकते हैं कैपिटल W। अब रिएक्शन फोर्स इस केस में तो n की वैल्यू किसके बराबर थी, W के बराबर थी ना, n और W सेम थी, क्योंकि W फोर्स इस बॉडी की वजह से इस सरफेस पर लग रहा है, तो ये सरफेस भी रिएक्शन फोर्स कितना लगाएगी। रिएक्शन हमेशा किसके अगेंस्ट लगता है, परपेंडिकुलर फोर्स के अगेंस्ट। इस केस में परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है, इस केस में सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी। इस बार तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा होगा सिर्फ उतना करेगा, mg को रेजिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि mg ऐसे है और सरफेस तो इंक्लाइन है। सो इस बार क्या होगा, हमें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, तो एक इसका कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा और एक इसका कंपोनेंट ऐसे बनेगा। सो ये एंगल को देखना है कि ये एंगल कितना है। इस एंगल को ज्योमेट्री से अगर हम निकालेंगे तो वो एंगल आएगा फाई के बराबर, वो एंगल आ जाएगा फाई के बराबर। कैसे, इस वाले ट्रायंगल में अगर सीधे लाइन 90 डिग्री बनेगा तो ये हो जाएगा 90 - 5, और इस वाले ट्रायंगल में जहाँ ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 - 90 - 5। सो 90 90 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5। ठीक, आया कि नहीं समझ में, नहीं आया है, नहीं बताएं या ना बताएं, सबको समझ में आ गया क्या, बताएं ना बताएं, जल्दी से बताएं। बता दीजिए सर। कोई पॉइंट है जब ऐसे आ रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये वाली साइड हो गई, ये अगर ये से थीटा है, एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 माइनस 90 डिग्री है 90 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक, अब ये एंगल क्या हो जाएगा, इस हिसाब से ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आया कि नहीं समझ में, तीनों एंगल का सम, देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इस केस में इसको C देख लो तो C क्या है, ये दे रखा है 90 डिग्री, तो A प्लस B हो जाएगा 180 माइनस 90। अब यानी कि क्या होगा, दोनों का सम कितना होना चाहिए, तो अगर एंगल A की ही बात कर लें, एंगल A प्लस एंगल B है 90 डिग्री, तो एंगल A क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल B। सो उसी तरीके से किया जाएगा 90 माइनस। अब इसके हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, यानी कि ये वाला एंगल टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक, सो इसका पूरे का सम कितना है 90, और ये वैल्यू कितनी 90 माइनस थीटा, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x। सो एंगल x प्लस एंगल y है कितना 90 डिग्री। इस केस में एंगल x कितना है 90 माइनस थीटा, उसकी वैल्यू लिख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 90 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा उस साइड जाएगा, तो एंगल y कितना आ गया, ये हो गया। इसको नोट कर लो, जिसको भी करना हो समझ में आया। जो बेसिक ज्योमेट्री का केस रहता है फिजिक्स से उसमें इस बॉडी पे देखो एक फ्रिक्शन फोर्स, हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं मूव कराने के लिए, जिसके अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। इस केस में हम सिर्फ सरफेस को ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे ले जा रहे हैं, तो हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स कुछ नहीं लगा रहे हैं अभी। वो फोर्स किस वजह से मूव कर रहा था, वो बॉडी जो नीचे आ रही स्लाइड हो रही है, कौन से फोर्स की वजह से आ रही है, हाँ किसकी वजह से, हाँ इस वाले केस में जैसे कोई बॉडी है उसको इंक्लाइन सरफेस पे रखते हैं, इंक्लिनेशन बढ़ाता है, तो क्या होगा बॉडी कभी ना कभी नीचे मूव करेगी, तो वो जो मूवमेंट जिस पॉइंट पर हो रहा है वो किस वजह से मूवमेंट हो रहा है, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, हम तो कोई फोर्स लगा नहीं रहे। जैसे कि मान लो यही सरफेस है, ये बॉडी है इस सरफेस पर, ऐसे में इंक्लाइन कर रहे हैं, कुछ नहीं गिर रही नहीं गिर रही, फिर एक बार स्लाइड कर रही है, सो ये जो मोशन हुआ फर्स्ट लॉ क्या कहता है,
कोई बॉडी में कम मोशन होगा जब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा हो। तो यहाँ कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है, कौन फोर्स है जो इसको ऐसे मूव करा रहा है? हमने तो कोई फोर्स, हमने इसको पुश पुल तो करा नहीं, कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी। इसका जो वेट है उसी की वजह से हम मोशन कर रहा है नहीं नीचे, और कोई तो मोशन कोई फोर्स उसके डायरेक्ट नहीं कर रहा है। ये सबको समझ में आ गया ना? 5 हो जाएगा, ये ग्रेविटी, ये ज्योमेट्री का पार्ट था। अब इस केस में देखिए, ये जो mg है इसको इस फाई के अलाउंग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक इसका कंपोनेंट बन जाएगा ये क्या हो जाएगा, mg cos फाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, mg sin फाई, mg sin फाई। क्लटर हो गया क्या ज्यादा? अब mg cos फाई किधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में? सरफेस से देखो, ये सरफेस को देखो, सरफेस किधर, नीचे की तरफ लग रहा है परपेंडिकुलर, यानी ये फोर्स इस सरफेस को पुश कर रहा है। ये अगर सरफेस है, ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है सरफेस। अब सरफेस क्या करेगी, जैसे इस बोर्ड को हम पुश करेंगे तो बोर्ड क्या करेगा, वो बाहर की तरफ पुश करेगा। थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये जो सरफेस है, ये इसको इस ब्लॉक के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, n नॉर्मल रिएक्शन। अब इस n की वैल्यू यानी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg cos फाई के बराबर हो जाएगी। इतना क्लियर है? जितना उस ब्लॉक के वेट ने फोर्स लगाया इसके ऊपर, अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल होती तो पूरा का पूरा mg नॉर्मल रिएक्शन के लिए केस में लगता है, नॉर्मल रिएक्शन पूरे mg के बराबर होती, क्योंकि इंक्लाइन है तो उसका सिर्फ एक पोर्शन लग रहा है। कितना पोर्शन, cos फाई। अब सरफेस के वर्टिकल में देखो, सरफेस के हॉरिजॉन्टल में कौन से फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, सरफेस के हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin फाई। किस डायरेक्शन में, इधर डाउनवर्ड। सो जब इस बॉडी पे नीचे की तरफ मोशन लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, अपोजेस रिलेटिव मोशन, क्योंकि ये फोर्स नीचे की तरफ मोशन कराने की कोशिश करेगा, सो उसको अपोज करेगा। तो इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब हमने ये कौन सा केस की बात करी थी, जब ये बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, ठीक है, इंपेंडिंग केस, सॉरी इंपेंडिंग मोशन केस, ठीक, बॉडी बस मूव करने ही वाली है। सो इस केस में मूव करने ही वाली पर कर नहीं रही, यानी नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब इसको कौन बैलेंस कर रहा है, mg sin फाई को ये बैलेंस कर रहा है, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है लिमिटिंग या मैक्सिमम, ये किसके बराबर हो गया, mg sin फाई। अब हम क्या करें, इतनी चीज में किसी को डाउट तो नहीं है, सभी को क्लियर है? अभी क्या करें, हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg sin फाई अपॉन mg cos फाई। यहाँ तक क्लियर है? इतना नोट कर लो, पहले डायग्राम बनाना नोट कर लो। ध्यान रखना है ये केस कौन सा, इंपेंडिंग मोशन का। हमने इंक्लाइन सरफेस का एंगल बढ़ाते गए उस केस में जब बॉडी बस स्लिप करने वाली है, ठीक है, बॉडी बस स्लिप करने वाली है। हमारी जो दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल आ रहे थे, उनको अब हम उन इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं।
अब यहाँ से आगे कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की, हाँ म्यू एस आर यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन, हमने यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन को एन इस केस में लिया है, सो म्यू एस एन, ठीक। और यहाँ पर क्या है दोनों साइड में ऊपर नीचे जी जी कॉमन है, तो यहाँ पर वैल्यूज रखो सभी लोग और सॉल्व करो, रखो और सॉल्व करो। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रखो म्यू एस एन प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को इस केस में हमने एन लिख दिया है, वैल्यूज रखो पिछले केस में क्या रखी थी वैल्यू, क्या वैल्यू होती है मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एन इस केस में एन का नॉर्मल वैल्यूज पुट करेंगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू होती है, इसको आगे करो सिंपलीफाई, क्या वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू होती है, पीछे देखो क्या लिखा है, अभी समझ में नहीं आया था तो पूछा क्यों नहीं था, इसको भी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं समझ में आया है, वैल्यूज पुट करो क्या होती है, मैं हाँ और दूसरा साइड आरएचएस भी तो है, वैल्यूज रखी कहाँ पर से नहीं आ रहा, ये तो पहले बताया था लास्ट क्लास में और इस क्लास में, अभी इसके पहले ये क्या लिखा था इसमें समझ में नहीं आया था, तो फिर अगर ये आ रहा तो वैल्यू रखने में क्या दिक्कत आ रही है, ये चीज किसको अभी भी किसको लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं समझा, यहाँ पर ना आकर फौरन पूछ लिया करो, हाँ ऐसे वैल्यू रखो आगे सॉल्व करो, वैल्यू रखी क्या है वैल्यू आर, यहाँ पर हमने एन लिखा है नॉर्मल को, हाँ करेक्ट है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को रेस्ट में रखता है, अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उस फ्रिक्शन फोर्स की, वो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू का क्या रिलेशन होता है म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन, ये किसको किसमें किस चीज को किसको क्या नहीं समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ आ रहा है, ये चीज में किसको दिक्कत है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर्मूला ये होता है नॉर्मल रिएक्शन से, ये बस होता ही है ऐसा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी जगह म्यू एस एन अपॉन में क्या है एन, यहाँ दोनों साइड क्या एम जी और एम जी कैंसिल हो जाएंगे, आएगा साइन फाई अपॉन कॉस फाई, एन एन कैंसिल हो जाएंगे, सो यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू एस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ फाई, यानी जो एंगल है जिस एंगल पे बॉडी बस स्लिप करने वाली है उसका टेंजेंट उन दोनों सरफेसेस के बीच के स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने उसको डस्टर को करा था, तो क्या हमें उनके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता है, नहीं पता, बट हमें क्या पता है एंगल तो नाप सकते हैं ना आसानी से, इसी को एंगल पर स्लिप हो रहा है उसी एंगल से हम देख, इसी तरीके से जैसे रैम्प्स डिजाइन करी जाती है, ठीक है, स्लोप सर्फेसेस डिजाइन करी जाती हैं, ओवर ब्रिजेस डिजाइन करे जाते हैं, या कहीं पर हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा जो चलने के लिए स्लोप्स वगैरह होते हैं
स्ट्रेचर को ले जाएंगे तो कितने एंगल पर होता है? अगर उसका एंगल इस एंगल से जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू उससे भी ज्यादा एंगल बना देंगे तो क्या कोई बॉडी अगर ऊपर कोई भी सरफेस रखे होगी कोई भी ऑब्जेक्ट तो नीचे की तरफ स्लिप करेगा, रोल करेगा, लोग चलते समय फिसल सकते हैं। इसलिए उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू, जिसके हिसाब से उसे डिजाइन बनाया जाता है। इसी तरीके ओवर ब्रिजेस जब डिजाइन किया जाता है, क्यों नहीं करते ओवर ब्रिज को एकदम वर्टिकल के पास जितना चाहे एंगल बनाते, छोटा ओवर ब्रिज हो जाएगा। बट उस केस में क्या वहाँ पर तो एक्चुअल में कार के वैल्यूज भी आ जाती हैं, ऐड हो जाती है, उसका इंजन कितना फोर्स डेवलप कर रहा है, बट फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर भी काउंट कराया जाता है। देखा होगा कि जो इंक्लाइन प्लेन्स का यूज होता है, जैसे ट्रक से सामान निकालना होता है, उतारना होता है, तो इंक्लाइन प्लेन्स लगाते हैं, एक प्लेन को इंक्लाइन करके लगा लेते हैं, जिसको लगाते हैं। तो अगर उसका एंगल ऑफ रिपोज इससे कम रहेगा तो उसके ऊपर कोई सरफेस पे बॉडी रखेगी वो नीचे आएगी नहीं, उसको क्या पुश करना पड़ेगा, फोर्स अलग से लगाना पड़ेगा। अगर इसके एंगल से ज्यादा वैल्यू है तो वो अपने आप स्लिप करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ फाई है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, यानी वो एंगल जिस एंगल पर इंक्लाइन करने पर कोई भी बॉडी अपने आप वेट की वजह से नीचे स्लिप करने लग जाएगी। लिखो एंगल ऑफ रिपोज is the minimum angle मिनिमम क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा वैल्यू होगी तब तो बॉडी स्लिप करेगी, इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा लगेगा तो उसको कैरी नहीं कर पाएगा। मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन, angle of repose is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal, ये एंगल, ये सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बन रहा है। मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल angle of repose is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just begins to slide. When a body placed on it just begins to slide, यानी इस एंगल से ये मिनिमम वैल्यू है जिस पर बॉडी नीचे की तरफ मूव करना, स्लाइड करना शुरू करेगी, वरना बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, अब एक चीज देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या आया था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या आया था आखिर में? बताओ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या आया लास्ट में? क्या लिखा है? क्या लिखा है? tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। और यहाँ पर क्या है एंगल ऑफ रिपोज में? इक्वल टू tan फाई। दैट मींस क्या हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई। दिस मींस थीटा इज इक्वल टू फाई। जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है उतना ही एंगल ऑफ रिपोज होता है। जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन की एक्सिस के साथ बनाता है, उतने ही एंगल पर अगर एक प्लेन इंक्लाइंड है तो वो बॉडी उसके ऊपर स्लाइड करने लगेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिख लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, या ऐसे लिखो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो समझ में आया ना, यहाँ से क्या था एंगल ऑफ फ्रिक्शन? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। यहाँ क्या है? tan फाई इक्वल टू म्यू एस। इसका मतलब थीटा और फाई इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ, कौन सा एंगल है थीटा? एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ, क्या एंगल था ये? एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
हमने कौन कौन सा फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हम बोल रहे हैं, एक्चुअल में हम पढ़ रहे थे देर से क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ जितनी भी सरफेस थी क्या, सब सरफेसेस कॉन्टैक्ट में ना, सरफेस स्लाइड कर रहे थे। तो ये सब जो हम सब पढ़ रहे थे ये था काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग के केस में, जो बॉडी बस स्लाइड कर रही है, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालो रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन में बॉडी क्या करती होगी, स्लाइड तो करती नहीं, क्योंकि वो तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर कोई बोल रहा है तो उसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ही है, यही वाले थे, ठीक, मुख्य वाला। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जब बॉडी रोल करती हो, कोई एग्जांपल, बॉल कहाँ पर, किसी सरफेस पर रोल करे, और पाइप रोल करना, ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन मतलब रोलिंग, जब बॉडी रोल कर रही हो। तो हम रोलिंग का बस एग्जांपल पूछ रहे हैं, मतलब जनरली जो भी एग्जांपल, जैसे बॉल गुड एग्जांपल, और कहाँ पर रोलिंग दिखती है, थोड़ा जोर से बोलो। व्हील क्या है, व्हील सबसे इंपॉर्टेंट, तो व्हील, इतनी हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें सब में क्या इंडस्ट्री होता है, जितना भी हमारा मोशन है कैसे होता है, बचपन में पढ़ा था, सोशल साइंस में भी पढ़ाया जाता था। सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या मानी जाती थी, फायर, और फायर के बाद व्हील। व्हील की डिस्कवरी नहीं, इतना सब कुछ जितनी भी मशीनरी देखते हैं सबसे पहले जितने भी हमारे सबसे बेसिक जो सिंपल मशीन है, 6 सिंपल मशीन्स होती है ना, उसमें से व्हील भी होता है ना। तो उसमें से बाकी तो जैसे लीवर्स का यूज तो हम करते हैं नेचुरली, हमारी बॉडी में ही लीवर्स होते हैं, उसके अलावा कई तरीके से करते हैं। पर उसके बाद जो एकदम जो बड़ा इन्वेंशन था वो क्या था, व्हील। व्हील्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, गाड़ी में व्हील्स क्यों लगे होते हैं, ऐसे गाड़ी के पहिए क्यों ना होना चाहिए, ऐसे गाड़ी के पहिए हो रेक्टेंगुलर क्यों नहीं बना देते हैं, चलेंगे वो भी ना, बट चलेंगे नहीं चलेंगे, व्हील्स, व्हील्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हील्स में कैसा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। ये बेसिक सी आइडिया है कि अगर कोई बॉक्स है उसको ऐसे पुश करके स्लाइड कर रहे हैं, फ्लोर पे रखा है, तो थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। पर अगर उसके नीचे हम क्या करेंगे, व्हील्स लगा दें, तब उसको मूव करना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा क्यों, जब हमने उसके नीचे पहिए लगाए क्या उसका मास चेंज हो गया, नहीं, वेट क्या होता है, वेट एनर्जी होता है। तो जब मास चेंज नहीं हो रहा है, उसका वेट तो चेंज नहीं हुआ, तो फिर वो आसानी से मूव क्यों कर जाता है, क्या चीज चेंज हो रही होगी, हाँ? इसको जब ऐसे बॉडी को स्लाइड कर रहे हैं और इसमें रोल कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या आ रहा है, वेट तो सेम है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी सेम ही लगा रहे हैं, हम तो उतने ही मैक्सिमम, हमारी कैपेसिटी तो बढ़ नहीं जाती है व्हील्स लगाने से। तो फिर यहाँ पर मूव करना आसान है, यहाँ पर मूव करना मुश्किल है। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मूव हियर एंड व्हाई इट इज इजियर टू मूव हियर, हाँ, एरिया, हाँ एरिया कह सकते हो, बट नहीं, एरिया से मतलब नहीं, हमने पढ़ा था ना फ्रिक्शन फोर्स एरिया के डिफरेंट है, बट हाँ एरिया का केस है डिफरेंट है। यहाँ पर मोशन रोक कौन रहा है, मोशन को अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर हम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। उसी तरीके यहाँ पे जब फोर्स लगाएंगे यहाँ भी एक फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा, इन दोनों व्हील्स पे ऐसे अलग अलग करेगा, ठीक। ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है। ये हमारा कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करें, मान लो ये पेन है, एक तरीका है मूव कराने का ऐसे, ये कौन सा फ्रिक्शन आएगा, रोलिंग। दूसरा तरीका है, ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग। एरिया ऑफ कांटेक्ट सेम है दोनों केस में, एरिया ऑफ कांटेक्ट सेम है दोनों केस में, तो इसलिए हम एग्जैक्टली इसको एरिया नहीं कहते, एरिया से फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क क्या पड़ रहा है कि किस तरीके से मोशन हो रहा है। अब देखो क्यों रोलिंग मोशन कम होता है, इसकी वजह से। शुरुआत से हम बता रहे हैं, जब से फ्रिक्शन चालू करा था, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है,
रिलेटिव मोशन को नहीं करता। अभी अब देखिए, लिखो अ बॉडी लाइक अ रिंग और अ स्फीयर। इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसलिए लिखा दे रहे हैं अ बॉडी लाइक अ रिंग और अ स्फीयर। अ बॉडी लाइक अ रिंग और स्फीयर rolling without sleeping, rolling without sleeping over a horizontal surface or horizontal plane. A body like a ring or a sphere rolling without sleeping over a horizontal plane will suffer no friction, will suffer SUFFER, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। will suffer no friction, no friction। आपको ये क्या था, नो फ्रिक्शन वाला आ गया केस, नो फ्रिक्शन कॉमा इन प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल। आपको ये क्या है, इसको हटा देना, ये चीज समझ में आएगा। रोलिंग फ्रिक्शन में कम होता है, क्यों कार व्हील्स चलते हैं, क्यों नहीं स्क्वायर शेप के व्हील्स होते हैं। फ्रिक्शन में फोर्स लगता है रिलेटिव मोशन, एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरे में क्या मोशन हो रहा है। ठीक, रिलेटिव मोशन समझाया था, हम एक कार में चल रहे होते हैं तो दूसरी कार में क्या लगती है, रुकी हुई, कि वो पीछे जा रही है। प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग ट्रेन में जाते समय क्या लगता है कि लोग पीछे जा रहे हैं। ट्रेन के अंदर हम कोई बॉल को ऊपर उछाले तो वापस हाथ में क्यों आती है, क्योंकि हमारी बॉल मोशन, हमारी वेलोसिटी और उस बॉल की वेलोसिटी सेम है। तो जब ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो सेम वेलोसिटी चल रहा है, सेम वेलोसिटी से वापस आएगा। अगर एक ट्रेन की छत के ऊपर बंदर है और वो बंदर ट्रेन के उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा है, तो ट्रेन में बैठे आदमी को तो वो बंदर पीछे ज्यादा दिखेगा, बट जो सड़क पे खड़ा आदमी, प्लेटफॉर्म पे खड़ा आदमी, उसको तो कोई ट्रेन चल रही तो उसे बंदर वो आगे ज्यादा दिखेगा। सो क्या मोशन उनका डिफरेंट है। रिलेटिव मोशन क्या होता है कि एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन। अब यहाँ आ जाओ, एक हमने बना दिया स्फीयर, जो कि बहुत बड़ा बना दिया। ये एक सर्फेस है, इस पे कितनी जगह कांटेक्ट होगा, एक पॉइंट पर होगा। ठीक, लग नहीं रहा है, टेंजेंट पता है ना, टेंजेंट वाला सर्कल में पढ़ते थे ना, पॉइंट। अब देखो स्लिप वाला मैंने बता दिया, ऐसे मोशन हो रहा तो ये रोलिंग फ्रिक्शन नहीं है, अभी स्लाइडिंग है, स्लाइड हो रहा है। रोलिंग करने की जगह से रोल करेगा। तो जो रोलिंग इसलिए लिखा है, और रिंग और स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिप ना हो, बस वो रोल कर रहा हो। ये पॉइंट था, ये बॉडी ऐसे रोल करेगी, हमने मान लिया कि ऐसा इसमें मोशन है। सो कुछ देर बाद क्या होगा, ये सरफेस पे ऐसे आ जाएगी। ठीक, ये बॉडी थी, ऐसे रोल करके ऐसे आ गई। मान लो ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या होगा, इस बार ये पॉइंट बी यहाँ कांटेक्ट कर गया, पॉइंट ए यहाँ चला गया। ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट, एक टाइम पर सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, एक टाइम पे बस एक पॉइंट का कांटेक्ट है, सरफेस कांटेक्ट में नहीं है ना। यहाँ तो बॉडी है ना, गोल गोल, टच कितना होगा, सिर्फ एक पॉइंट। जब ये ऐसे रोल करा, ऐसा आगे मूव करा, जैसे कि थोड़ा सा मूवमेंट होगा, थोड़ा सा, ये ए पॉइंट थोड़ा ऊपर चला जाएगा ना, ए पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ए के जस्ट बाद वाला जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा। तो ये ए का पॉइंट का अब क्या इस सरफेस से कांटेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा, वो तो ऊपर उड़ गया। ऐसे बॉडी था, जैसे ये रोल करेगा, ये पॉइंट तो उड़ के यहाँ चलाएगा, ऐसे उड़ जाएगा, थोड़ा सा भी उठेगा पर थोड़ा सा भी उड़ जाएगा। तो जब ये उड़ गया, क्या कोई कांटेक्ट रहा, नहीं, कोई कांटेक्ट है ही नहीं। तो क्या दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हुआ, नहीं, ये कांटेक्ट में था, फिर ये कांटेक्ट हट गया, ऊपर चला गया।
कोई रिलेशन कोई स्लिप तो हुई, अगर ये ऐसे खिसक रहा होता तब तो इस रिलेटिव मोशन होता। अभी कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, जब रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? नहीं। वही लिखा है कि इन प्रिंसिपल कोई भी चीज जब रोल कर रही हो उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स लगना ही नहीं चाहिए, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स लगना ही नहीं चाहिए। अब बताओ किसको किसको बात समझ में नहीं आई? सबको आ गई? वेरी गुड, लिख लो आगे। आगे ठीक है, लिखोगे एट एवरी इंस्टेंट देयर इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट at every instant, INSTANT, at every instant there is just one point of contact, there is just one point of contact between the body and the plane, between the body and the plane, and this point has no relative motion, and this point has no relative motion to the plane, full stop। ठीक, टू द प्लेन, प्लेन के रिलेटिव में कोई मोशन नहीं हो रहा है बॉडी का। सो होना क्या चाहिए, इस हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स लगना ही नहीं चाहिए। बॉडी क्या हमेशा से रोल करती रहे, कोई फ्रिक्शन उसके ऊपर कभी लगेगा नहीं। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? साइकिल में भी क्या होता है, बाईसाइकिल को हम ऐसे पेडल करते हैं, उसके लिए तो रोलिंग ही कर रहे होते हैं व्हील्स, पर तब भी क्या फ्रिक्शन नहीं लगता है? क्या एक बार चला दे साइकिल चलती रहती है? रुक जाती है। कोई बॉल को भी रोल कर देंगे हमेशा चलती रहती है? नहीं। तो क्या चीज गड़बड़ है? क्या लॉ गड़बड़ है कि हमारा लॉजिक ही गड़बड़ है कि रिलेटिव मोशन हो रहा है किसी तरीके से? सेकंड लॉ लगाएंगे तो वैल्यूज के लिए होता है, क्वालिटेटिव लॉ तो फर्स्ट लॉ होता है ना कि उसने फोर्स एयर अपोज करेगी। एयर का एयर अपोज करेगी, ये भी गुड पॉइंट है कि एयर का पोजीशन हो सकता है। तो हम एयर का पोजीशन को चलो कोई ऐसा कह देते हैं जहां नेग्लेक्ट कर दें, लेकिन उस केस में भी बॉडी पे फ्रिक्शन तब भी लगेगा। जैसे कि नेग्लेक्ट की बात करें, जैसे ट्रक चल रहा है और ट्रक बहुत हाई स्पीड में चल रहा है, ठीक, और ट्रक का इंजन बंद कर दिया गया और सिंपली क्लच ले लिया गया कि वो डिसएंगेज है, इंजन का फ्रिक्शन से उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ट्रक के केस में तो एयर का फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल है, तब भी ट्रक भी कभी ना कभी रुक जाता ही है। रोलिंग में तो क्या बाय डिफॉल्ट होने नहीं चाहिए फ्रिक्शन। तो होता क्या है, एक्चुअल में क्या है कि कोई भी बॉडी है जब वो किसी सरफेस पे रखी है, तो जहां पर कांटेक्ट है, ये हम कहते हैं ना पॉइंट कांटेक्ट, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये जो बॉडी है ऐसे, ठीक, ये जो बॉडी है जहां पर बॉडी रखी जाएगी, ये प्लेन ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे अंदर दब जाएगा, ऐसे अंदर दब जाएगा। मान लो कि एक जैसे कि चादर है, ठीक है, ऐसे चारों तरफ से ऐसे टाइट बाउंड है, उसके ऊपर कोई बॉडी रखोगे तो दब जाएगी ना चादर ऐसे, या कोई रबड़ की स्ट्रिंग है वो दब जाती है तो सरफेस दब जाएगी। ये कैसे हो सकता है? रोड दब जाएगी। तो हो सकता है कि रोड ना दबे, मान लो कि रोड स्ट्रेट है, पर जो हमारे मोड़ना है ना, ये भी यही तरीका है, ये फ्लैट हो गया है। सर ये भी ना हाँ, अगर नहीं हो रहा है, एकदम दोनों परफेक्टली रिजिड है, कोई नहीं है, तो उस बॉडी पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। पर ऐसा होता है। अब हम बताते हैं, बाईसाइकिल देखी है, साइकिल उसकी हवा जैसे चेक करनी होती थी, कैसे करते हो यूजुअली? दबा के देखते थे, तो उसका टायर दबता है, तो जो तुम साइकिल चला रहे हो उसके ऊपर बैठे हो, उसका पहिया दब रहा है, दबने पर फ्लैट हो जाता है। तो ये आ गया केस। तो क्या पॉइंट कांटेक्ट बचा? नहीं, अब थोड़ा सा स्लाइडिंग कांटेक्ट है, उसकी वजह से फ्रिक्शन आता है। ठीक, बास्केटबॉल खेला है,
बास्केटबॉल की बॉल रिजिड लगती है काफी, फुटबॉल के कंपैरिजन में, टेनिस बॉल के कंपैरिजन में क्या एकदम रिजिड होती है। अगर एकदम रिजिड होती है तो ऐसे फर्श में जब डालते हैं तो एकदम वो फर्श को या तो उसी में तोड़ देती है, उसी में फिक्स हो जाती है, वापस थोड़ी ना आती, वापस आनी मतलब कंप्रेस होती है, कुछ थोड़ी कंप्रेस होती है स्प्रिंग जैसे। सो बास्केटबॉल भी कंप्रेस होती है। और ये चीज थोड़ा समझना मुश्किल रहेगा। मान लो कि हम एक स्टील की बॉल रख दे यहाँ फर्श पर, सो जो फर्श है ऐसा नहीं कि तुम्हें इतना बड़ा सा वो डिप्रेशन आ गया उसमें कि दिखाई दे रहा है, पर जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहाँ थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया है, ठीक, उसको माइक्रोस्कोप से तुम्हें देखना पड़ेगा, वहाँ पर डिप्रेशन हो जाएगा। जो ये फर्श भी है ये भी इलास्टिक होती है, बहुत थोड़ी सी वैल्यू, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। सो लॉजिक समझ में आया कि क्या होता है। कोई भी सर्फेसिस जब होती, कोई भी बॉडी रखी होती तो हमेशा वहाँ पर ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है, सर्फेसिस वहाँ पर डिफॉर्म हो जाता है, और जब डिफॉर्म हो जाती है तो यहाँ कौन सा, ये तो सरफेस कॉन्टैक्ट आ गया, अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो बहुत छोटे से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है, वही रीजन है कि रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग करने पर भी फ्रिक्शन एक्ट करता है, वरना इन प्रिंसिपल नहीं करना चाहिए। बट एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट कभी मिलता ही नहीं, बॉडी डिप्रेस हो जाती है, ठीक है। सो पॉइंट बनाकर लिखो, ड्यूरिंग रोलिंग comma the surfaces in contact during rolling comma the surfaces in contact get momentarily deformed a little, डिफॉर्मेशन बताया था जब रिजिड बॉडी बता रहे थे, डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसका शेप चेंज हो जाए, जिसका शेप चेंज हो जाए, जैसे कि रबर को कंप्रेस करते हैं, फोर्स लगाकर उसका शेप चेंज हो जाता है, टेनिस बॉल पर से दबाते हैं शेप चेंज हो जाता है। गेट डिफॉर्म अ लिटिल, सिर्फ लिटिल मत लिखना, ए लिटिल लिखना, ए लगा देना। During rolling the surfaces in contact get momentarily deform a little, and this results in a finite area. ब्रैकेट में नॉट अ पॉइंट। पहले हमें क्या लगा था, अगर एकदम परफेक्टली रिजिड होती, कोई डिफॉर्मेशन ना हो रहा था, तो बॉडी क्या होनी चाहिए थी, पॉइंट कॉन्टैक्ट। बट होता क्या है, देयर इज अ फाइनाइट एरिया, नॉट अ पॉइंट contact between body and surface, फुल स्टॉप, ठीक। सो इसकी वजह से क्या होगा कि अब थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, जो उसका वेट है उसका, जो अभी तक के तो सिर्फ क्या परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स आ रहा है क्योंकि पॉइंट कांटेक्ट है, पैरेलल में कुछ नहीं, तो जब डिफॉर्मेशन हो गया, कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो बॉडी ऐसे आगे फोर्स करेगी ना, यानी इधर की तरफ मोशन है, तो उस मोशन की वजह से इस तरफ भी फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिख लो ऐसे, नेट इफेक्ट इज that a component of net force acts parallel to surface, ओके, फुल स्टॉप। अब
बताओ कि रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, शुरुआती में बताया था, कौन ज्यादा होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। नहीं साइड इसमें सोचना पड़ रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक ज्यादा होता है। लिखो उसके बाद पॉइंट में। वैसे तो सिंबल इसका ये भी बनाते हैं, स्मॉल ए लिख देते हैं डायरेक्ट। स्टैटिक जो मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है, हमने सब जगह ऐसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए ऐसे लिख दिया है, ठीक है। सिंबल इसका ये भी होता है कि स्मॉल ए सिंबल बना दो। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम की वैल्यू है, ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? जीरो से लेकर के कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। स्टैटिक हम बोलते हैं कि इक्वल है, तो वहाँ बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान देना, कोई ये पूछे कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई जवाब नहीं। लिमिटिंग केस में तो वह ज़्यादा होता है, ऐसे नहीं कह सकते। वो क्या होगा, किससे बड़ा होगा? काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, और उससे भी कम कौन होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे कम कौन होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए तो बॉडीज को रोल करना आसान होता है, व्हील्स क्यों यूज करते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि कम होता है। इतनी चीज क्लियर है? अब बताओ, फ्रिक्शन अच्छी चीज है खराब चीज है? वो डिपेंड करता है हमारे यूसेज पे। यूसेज पे जैसे कि मान लो हमें किसी चीज को ऐसे पुश करना है, यहाँ से वहां तक कोई ब्लॉक है, उसको पुश करके ले जाना है, ठीक, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? वो तो रोकेगा, यानी हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वहां तो हमारे वो नुकसान ही कर रहा है, हमारा वो क्या कर रहा है? हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक। अच्छा बताओ, हम आगे चलते कैसे हैं? उस दिन बताया था थर्ड लॉ में क्या था, कैसे आगे बढ़ते हैं? हम फोर्स लगाते हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ को नीचे पुश करते हैं, अर्थ क्या करती है इन रिस्पॉन्स? वो हमें पुश करती है, ठीक। तो ये है अर्थ की सरफेस, इसके ऊपर हम अपना पैर बनाए हैं। 10 नंबर जूता लगता है, ठीक है। ये तुम्हारा साइड का 10 डिग्री टिल्ट पर सेक्शन है, थोड़ा सा वर्टिकल में 5 डिग्री टिल्ट के साथ, ओके। तो फिलहाल ये है। अब हम अर्थ पे किधर फोर्स लगाएंगे? अर्थ तो रिएक्शन फोर्स लगाएगा ना, अर्थ तो ऐसे रिएक्शन फोर्स लगाएगा, हम नीचे पुश करेंगे। तो अर्थ क्या करेगा? हमने ये एफ लगाया, एफ नहीं, इस फोर्स को कुछ नाम दे देते हैं, कुछ और नाम बताओ, क्या देते हैं? मान लो हमने ये पुश नाम दे दिया, ठीक, हम नीचे पुश कर रहे हैं, पी लिख देते हैं। सो अर्थ ऊपर की तरफ क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन एन, वही फॉर्मूले वाला, म्यू एस एन वाला, यूके एन वाला, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किसी भी सरफेस के ऊपर अगर वर्टिकल फोर्स लगेगा तो बॉडी उसके रिस्पांस में वर्टिकल रिएक्शन। अब ये अर्थ हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, किस तरफ लगा रही है? ऊपर की तरफ। तो हम तो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जैसे जंप कर रहे हैं, वो तो समझ में आता, हमें तो आगे बढ़ना है ना। क्या अर्थ कभी आगे की तरफ फोर्स लगाएगी? वो तो सरफेस है ना, सरफेस हमेशा किधर लगाएगी? वर्टिकल। नॉर्मल हमेशा क्या फोर्स लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्टिकल। तो फिर हम मूव क्यों करते हैं? फ्रिक्शन। हम क्या करते हैं? फोर्स ऐसे पी नहीं लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं थोड़ा सा एंगल, एकदम सीधे लगाएंगे तब तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये जो पी है ये हम लगाते हैं ऐसे पीछे की तरफ। कैसे बढ़ते हैं? पीछे की तरफ, पैर ऐसे मोड़ने पड़ते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं एंगल पर। सो इस एंगल के दो कंपोनेंट हो जाते हैं। अगर मान लो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा। इसके ये रिस्पॉन्स में नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ठीक। और पीछे की तरफ जो इसका कंपोनेंट आता है पी साइन थीटा, वो हमें किधर मूव कर रहा होगा? पीछे की तरफ। पर फिर क्या लगेगा? रिलेटिव मोशन होने जा रहा है ना, तो अब क्या लगेगा?
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, अपोजिट साइड इधर की तरफ, ठीक। फिर से हम ऐसे लिख ले, ऐसे, ठीक। तो हम आगे किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन। दोनों पहले से कर देंगे, दूसरे को जीरो नहीं कर देंगे, पहले दूसरे को जीरो नहीं कर देंगे, जब वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसके बराबर ही लगेगा। हम कैसे बढ़ते हैं, हम जब चलते हैं कैसे बढ़ते हैं, आगे खिसक जाते हैं, ऐसे पीछे फोर्स लगाते हैं, हमारा पैर आगे ऐसे स्लिप करता है, ऐसे स्लाइडिंग करते हुए जाते हैं, नहीं, हम ऐसे बढ़ते हैं, हमारा वो फुट वहीं रुका रहता है, ये फुट हमारा वहीं रुका रहेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो हमारा फुट रुकता नहीं, पीछे स्लिप कर जाता है। जैसा कब होता है, जब केले के छिलके के ऊपर पैर पड़ता है, या टाइल्स कोई बहुत ज्यादा अच्छे से हाथ भी लगा के साफ कर देता है, ये चप्पल हमारी पुरानी हो चुकी होती है, जूते के सोल घिस चुके होते हैं, तो उस समय क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है, तो हम जो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं उसको कोई भी काउंटर करने वाला नहीं होता है, हमारा पैर स्लिप कर जाता है। तो हम किस वजह से चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम एक ही जगह दौड़ते रहते और वहीं पर रुके रहते, हमारे पैर पर स्लिप करते रहते हैं, जैसे कार्टून में होता है वैसे। मूव हम किस वजह से कर पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ फ्रिक्शन यूजफुल है या क्या है, डिसएडवांटेज है, यहाँ पर एडवांटेज है, फ्रिक्शन की वजह से मोशन होता है। सिमिलर तरीके से कार भी क्यों आगे बढ़ती है, फ्रिक्शन की वजह से। जब कार के बाइक के टायर घिस जाते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाती है, ठीक है। और उसी तरीके कार्स में क्या है, जैसे कि कोई दो बॉडीज है जो मूव कर रही हैं, जैसे कि कार के इंजन के अंदर पिस्टन होता है जो सेंटर वॉल के अंदर चलता है, वहां पर फ्रिक्शन क्या करता है, वहां जो नेट फोर्स डेवलप हो रहा है उसको वो वेस्ट करता है, तो उस जगह पर फ्रिक्शन का नुकसान है। तो फ्रिक्शन कोई ऐसा चीज नहीं है कि वो हमेशा खराब चीज है या हमेशा अच्छी चीज है, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ लग रही है और हमें क्या चाहिए, हमारा डिजायरेबल चीज क्या है। जैसे ब्रेक लगाते समय हम क्या चाहते हैं, कार क्या हो जाए, स्पीड बढ़ जाए कि रुकी रहे कि स्पीड घट जाए, घट जाए, तो वहाँ फ्रिक्शन काम की चीज है। पर जब हम कार को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं उस समय फ्रिक्शन हमारे नुकसान की चीज है। तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ फायदा हो रहा हो वहाँ फ्रिक्शन बढ़ जाए और जहाँ नुकसान हो रहा हो वहाँ फ्रिक्शन घट जाए। जैसे जो जूते के सोल्स है वो कैसे होते हैं, स्मूथ या रफ, क्यों, फ्रिक्शन जिससे बढ़ जाए, ठीक। बट जहाँ पर भी दो चीजें मूव करानी हो तो वो क्या होती है सर्फेस, जैसे कौन सा एग्जांपल लें, किसी ने पंखा का खोल के देखा है, उसके अंदर जहाँ पर वो आर्मेचर ज्वाइंट होता है वहाँ कैसे होता है, जो बियरिंग लगी होती है जहाँ पर वो स्मूथ होती ना, जैसे कोई मूविंग पार्ट है तो उसको हमेशा क्या रखा जाता है, रफ या स्मूथ, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए। सो फ्रिक्शन कहीं पर यूजफुल होता है, कहीं पर यूजफुल नहीं होता है। अब फ्रिक्शन कम करने के क्या क्या तरीके हैं, सरफेस को स्मूथ कर दो, ठीक, पॉलिशिंग कर दो ना, पॉलिशिंग कर दो या स्मूथिंग कर दो। दूसरा क्या तरीका होता है, एक होता है लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेशन किस लिए करा जाता है, सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जैसे एक सरफेस है ये और दूसरी सरफेस है ये, हमने देखा था कि क्या होगा, इसमें रिजेस और फरोज होते हैं जिसकी वजह से दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है। इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में नहीं आने दो, बीच में क्या करेंगे, लिक्विड भर दें। सो ये किसके कांटेक्ट में, इस लिक्विड के, और ये किसके कांटेक्ट में, इस लिक्विड के। सो लिक्विड से सरफेस का कांटेक्ट का फ्रिक्शन कम रहता है ना, सो फ्रिक्शन, ओवरऑल फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए हम लुब्रिकेशन करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, करिए साइकिल में, बाइक में करिए, पंखे में करिए, हाँ, ट्रैक्टर में भी, ठीक है। इंजन्स में क्या होता है, लुब्रिकेशन की अलग से कंपार्टमेंट होता है। और क्या तरीका होता है करने का, और कोई तरीका फ्रिक्शन कम करने का याद आ रहा है? दूसरा है कि जो वो सर्फेसेस हैं उनको थोड़ा सा कांटेक्ट से दूर रख सकते हो,
तो वैसे करो, ठीक है, वो उतना थोड़ा कम होता है, ठीक है। जैसे मैंने तो आता था टीवी पे देखा होगा कि जैसे एक कोई सरफेस है, उसके बीच में एयर भरी हो, एयर निकल रही हो, एक ऐसा करके दिखाते थे, एक फ्लैट या रहता था सर्कुलर डिस्क, उसके बीच में होल रहता था, इस पर बैलून फिट कर देते थे। सो बैलून की हवा नीचे जब जाती थी तो ये डिस्क उठ जाती थी, ये डिस्क उठ जाती, तो जब उठ जाएगी बीच में कोई कांटेक्ट रहेगा नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, तब इसको जिधर भी मूव करो बहुत दूर तक मूव करेगी। बुलेट ट्रेन में सुना होगा, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन सुना, मैगलेव, उसमें क्या होता है, ट्रेन को उठा देते हैं, हवा में ट्रेन होती है, तो जब अगर उसको उठा देंगे थोड़ा सा, तो सरफेस उसके ट्रैक और उसके व्हील्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सो उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, उससे हम बहुत हाई स्पीड अटेन कर सकते हैं, ठीक। और एक तरीका फ्रिक्शन कम करने का, जैसे तुम्हारे पास हम कार हो, ठीक, बिना पहिए की, उसको स्लाइड करके ले जाना हो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत, तो क्या करते हैं उसमें व्हील्स लगा देते हैं। तो तीसरा तो ये हो गया कि कॉन्टैक्ट डालो, तो मेन तरीका क्या है, रोलर्स यूज करना, रोलर्स या व्हील्स या स्फीयर्स यूज करना, किस लिए, जिससे कि हम क्या करें, चेंजिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किसमें चेंज कर दे रहे हैं, कौन से फ्रिक्शन में, जोर से बोलो, रोलिंग फ्रिक्शन। ये तरीके हैं फ्रिक्शन कम करने के। फ्रिक्शन बढ़ाने के क्या तरीके हैं, सरफेस को क्या कर दें, रफ कर दें, रफ सरफेस कैसे कर दें, उसके ऊपर निशान है, ब्रेक देखिए, साइकिल का शू ब्रेक देखा है या किसी भी चीज का, उसके ऊपर क्या ऐसे रीजेस और फ्लोज बने, रीजेस बने होते हैं, ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं। टायर में क्या होता है, टायर एकदम फ्लैट होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर ग्रूव्स बने होते हैं, वो भी किस लिए, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होते हैं। और फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा मटेरियल यूज कर, हाँ, ये जो म्यूएस की वैल्यू थी ये डिपेंड करती है दोनों सरफेसेस के बीच में। जैसे कि एक है सरफेस वुड, यानी कोई वुड के ब्लॉक को अगर हम मान लो क्या कहते हैं, मार्बल के फ्लोर पे अगर पुश कर रहे हैं तो कुछ म्यूएस की वैल्यू होगी, वो डिपेंड करता है उनके नेचर पे, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। उसी तरीके से मान लो हम कंक्रीट की कोई रोड है, कंक्रीट का एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, तो मान लो कंक्रीट में हम आयरन की किसी सरफेस को मूव करें तो उसका कुछ होगा, आयरन कॉपर के कॉम्बिनेशन का म्यू की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, ठीक। ये नेचुरल प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कोई लॉजिक नहीं होता कि हमेशा इतनी ही होगी। वैल्यू क्या होगी, 0.5 से यूजुअली कम ही तुम्हें मिलेगी, 0.3 0.35 ऐसे जो है क्वेश्चन की वैल्यू। ओके, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चंस पे चलें। क्वेश्चन जो भेजा था देखो, 5.8 भेजा था, देखो क्या था 5.8, हाँ दिख नहीं रहा है, रुको दोबारा भेज देते हैं। अब तो दिख रहा होगा क्या क्वेश्चन जो भेजा है, नहीं पढ़ो, पढ़ो, कौन पढ़ रहा है, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम A mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined देखा? until at an क्यों, angle theta सीआरटी बुक है कि नहीं है, 15 मोबाइल degrees with the horizontal. The mass just begin to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface?
एक फ्लैट सरफेस पे, यानी कि सॉरी फ्लैट नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक मास रखा, फिर क्या हमने करना चालू करा, उसको इंक्लाइन करना चालू करा, टेढ़ा करना चालू करा, जैसे उधर एंगल ऑफ रिपोज में केस बनाया था। तो प्लेन कब तक इंक्लाइन करा गया है, कितने एंगल तक, कितने एंगल तक करा है, 15 डिग्री तक। 15 डिग्री के करने के बाद अब क्या होगा, मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, मास क्या कर रहा है, बस स्लिप करना चालू ही करने वाला है। कौन सा केस होगा, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड का क्या मतलब होता है, कौन सा केस बनेगा, मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ना, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ कौन सा अच्छा फ्रिक्शन लगेगा ये तो बताओ, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग। स्टैटिक कौन सा केस, कितनी वैल्यू होगी, स्टैटिक की वैल्यू फिक्स होती है, चेंज होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है, कोई चेंज होती है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से, हाँ कहाँ तक, तो जब ये एकदम मूव करने वाला तो यहाँ कौन सी वैल्यू होगी इसका, बीच में कहीं होगा या मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू वाला लगेगा ना, सो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम का केस में आ जाएगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, कैसे बता सकते हैं हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या सिंपल होता है, म्यू ना, और क्योंकि स्लाइडिंग मोशन बस स्लाइड होने वाला है स्टैटिक, यानी म्यू एस की वैल्यू हमें बतानी है। कैसे म्यू एस की वैल्यू बता सकते हैं, मास दे रखा है m इक्वल टू 5 kg, कैसे निकाल सकते हैं म्यू, अभी तक जो कराया था आज वो करो, लाइन वाला केस दिखाया था, सॉल्व कराया था, उसको देखो लाइन वाले में हमने म्यू एस निकालना सीखा था, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ऐसे अगर ये लाइन देखते यहाँ से म्यू एस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, क्या हो जाएगा, हमें निकालना है म्यू एस, हमें दे क्या रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है, मास दे रखा है, कैसे निकाल सकते हैं, म्यू एस कितना हो जाएगा, tan 15, सिंपल सा। हमने अभी क्या देखा था, इंक्लिनेशन पे कब वो जिस एंगल पर वो स्लिप करना चालू कर दो उस एंगल को क्या बोलते थे, एंगल ऑफ, क्या होता था नाम, देखो सभी लोग, एंगल ऑफ क्या था, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता था, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के रिजल्टेंट का एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो जब हमें पता है कि म्यू एस क्या होता है, tan ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कितना दे रखा है 15 डिग्री, सो सिंपली म्यू एस क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री, बस ये आंसर हो गया। आता है ना, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ किस लिए ये सॉल्व हो गया, क्योंकि उन्होंने दिया जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, म्यू एस की वैल्यू बस उसी केस में हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये 10 डिग्री पे होता और अभी स्लाइड करना चालू नहीं हुआ है, अभी और एंगल मूव कर सकते हैं, तो नहीं म्यू एस रख दिया 10 10 10, क्या म्यू एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं, तो सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5.9 देखो, उसके बाद जो भेजा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, उसमें एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम कैसे है, डायग्राम बना देते हैं। एक ये सरफेस है फिक्स, यहाँ कहते हैं ऐसे ही ये हमारे एक ट्रॉली है, ट्रॉली ट्रॉली एक ऐसे रस्सी से ऐसे बंधी है, इस ट्रॉली का मास है कितना
ट्रॉली का कितना है मास 20 kg। ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है किसके साथ, एक दूसरे मास के साथ जिसका मास कितना दे रखा है 3 kg। और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है F ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ट्रॉली किधर मूव करेगी, जब ऐसे मास लटकाएंगे ट्रॉली किधर मूव करेगी, इधर की तरफ जाएगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा इस तरफ, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कह सकते हो कि यहाँ तो रोलर्स लगे हैं तो रोलिंग मोशन होना चाहिए, रोलिंग फ्रिक्शन होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है, यहाँ मेरे रखा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक। हम एज्यूम करेंगे कि जो रोलर्स हैं वो रिजिड नहीं है या वो इतने अच्छे नहीं है कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन सिमिलरली सी होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर दो तरीके के टाइप होते हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। हमने रोलिंग फ्रिक्शन को अलग से पढ़ा क्योंकि तुम्हारे उसके सिलेबस हिसाब से नहीं है, ये जो भी फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है ठीक। हमें फाइंड क्या करना है, क्या क्या फाइंड करना है, जी की वैल्यू हमें दे रखी है कि हमें यूज करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग जैसे अदर सम फोर्सेज इन मैकेनिक्स पढ़ा था ना, कौन कौन से फोर्सेज बताए थे उसमें, उस दिन फोर्सेज इन मैकेनिक्स बताया था, कौन कौन से फोर्सेज बताए थे, नोट्स की कॉपी करते हैं जब पढ़ा था तो सारी ये दो लोग ने पढ़ रखा था क्या। टेंशन फोर्स कैसे बताया था, टेंशन स्ट्रिंग में हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, करेक्ट। सो जब ये नीचे पुश हो रही है टेंशन किधर लगेगी, ऊपर की तरफ, और यहाँ पर जब ये इधर की तरफ फोर्स खींचेगा ना तो टेंशन हमेशा क्या लगेगी, अंदर की तरफ। और टेंशन हमने क्या देखा था, पूरी स्ट्रिंग में क्या रहती है सेम, तो जितनी टेंशन यहाँ है उतनी टेंशन यहाँ है। ऐसा नहीं कि बस किसी एक के पास टेंशन है, वो हमारा एग्जाम चल रहा है हमें टेंशन है, आपको क्या, हमें भी टेंशन है ठीक। सो ये 3 kg है, इसका मास कितना है 3 kg। अब फोर्सेस की बात बताओ, यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, mg होता है, तो कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। टेंशन कितनी, अब इसमें देखो इस बॉडी के लिए, ये बॉडी के ऊपर क्या होगा, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, ये मोशन कर रहा है ना नीचे की तरफ ठीक, जितनी स्पीड से ये मोशन करेगा उतनी स्पीड से ये करेगा, जितनी स्पीड से ये मोशन करेगा उतने से ये मूव करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये ज्यादा तेज मूव कर रहा है कम, तब तो ये आगे आ जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, ऐसे स्पीड ढीली पड़ जाएगी, ये कम स्पीड से चल जाए वो रुकी नहीं ठीक। तो जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है नेट फोर्स, उतना ही फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा है। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसका वेट ठीक, वो कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जो इसके बराबर हो जाएगा। तो नेट में तो ये इफेक्ट हो गया, इसका वेट तो इफेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस टेंशन किधर लग रही है, इस डायरेक्शन में, और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। बॉडी मान लो इधर मूव कर रही है, इधर ही मूव करेगी ना, सो नेट एक्सेलरेशन जो इसके ऊपर लगेगी, एक्सेलरेशन और लगेगी ना जो मोशन होगा उसकी वजह से, सो वो क्या हो जाएगा, हमें फाइंड क्या करना था वैसे, फ्रिक्शन और कोफिशिएंट दे रखा है ना, म्यू के कितना दे रखा है 0.04, इतनी कम वैल्यू क्यों दी, क्योंकि यहाँ रोलर्स हैं, रोलिंग फ्रिक्शन वाला है, काइनेटिक फ्रिक्शन का टाइप। हमें टेंशन बतानी है। सो अब हम बैलेंस अगर बनाना चालू करें, तो मान लो कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, एक इसका एक्सेलरेशन की वजह से लगेगा, वो सेकंड लॉ से क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma।
इस बॉडी पर नेट मासेस क्या हो जाएंगे, ये बॉडी किधर को मूव कर रही है, नीचे की तरफ, ठीक। सो नीचे की तरफ मोशन की वजह से जो फोर्स है, यानी जो फोर्स को क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो नेट फोर्स हो। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर कांस्टेंट मास। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, टी ऊपर की तरफ और 30 न्यूटन नीचे की तरफ। मूव किधर करें, नीचे की तरफ, तो नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेंगे। सो 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सिस्टम कितना एक्सेलरेट करेगा, ये भी ma करेगा, इसका मास ऐसा लिख लेते हैं। इसके ऊपर भी कौन कौन सा फोर्स लगेंगे, टी इस बार क्या है, उसी की डायरेक्शन में, एफ के अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू का इतनी चीज समझ में आएगी नहीं, नेट फोर्स वाला किसको नहीं आया या किसको आ गया, आ गया, आ गया नहीं आया, तुम बताओ यार, आ गया, वेरी गुड। और बताओ, आ गया, ये कैसे इक्वेशंस हैं, एफ की काइनेटिक फ्रिक्शन उस तरफ लग रहा है ना, एफ की मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, आ गया, आ गया समझ में, तुमको आ गया ना, हाँ सर मुझे पता नहीं तो अभी है कि बहुत इक्वेशन बताओ, उसमें माइनस टी क्यों लिया है, पहली इक्वेशन में माइनस टी पहली इक्वेशन आ गया ना, वो क्योंकि वो ये जो नीचे न्यूट्रल लग रहा है फोर्स, टेंशन उसके अपोजिट में, तो उसके अपोजिट में ही, ठीक है। एम ए किधर लग रहा है, एम इंटू ए, हाँ मतलब उस साइड एम इंटू ए लिखा है ना, यानी कि वो पॉजिटिव है, वो किधर लग रहा है, मतलब ऐसा हमने कहा क्या कि बस नीचे की तरफ सब पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव। हाँ बताओ, एम इंटू ए किधर की तरफ लग रहा है, वो छोटा वाला है, स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम, नीचे की तरफ, ठीक है। सेकंड वाले में टी हमने पॉजिटिव लिया, बताओ थर्ड को ये सेकंड इक्वेशन कैसे आई है, और किसको आया था, हाँ ठीक है, बताइए ये वाली बता दो, ये इक्वेशन कैसे आई, बताया ना, बताया माइनस टी इसीलिए लिया है कि ऊपर की तरफ लग रहा है, पर हमने कन्वेंशन फिर क्या लिया था, जब पढ़ा था सबसे शुरुआत में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब मैकेनिक्स की शुरुआत करी थी, तब उसमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कन्वेंशंस क्या लेते हैं, डायरेक्शंस क्यों लेते हैं, क्या होता है वो बताया था, उसको रिवाइज करना, ठीक। उसके बाद फिर जब मोशन इन अ प्लेन पढ़ाया था, फिर से वो चीज़ मैंने रिवाइज कराई थी, फिर से उसमें मैं काइनेमेटिक इक्वेशंस भी कराई थी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए थे, कराए थे, उसको फिर से रिवाइज करना, हो जाता है टाइम, बीत जाता है, दिमाग में नहीं रहता, पर थोड़ा सा रिवीजन करना तुम्हारा काम है, ठीक। रिवीजन नहीं करोगे, बताते हम चलेंगे, एक आध क्वेश्चन हो जाएंगे, जहाँ पर उस कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वहाँ पर फिर दिक्कत होगी, ये क्वेश्चन वैसा ही है। मोशन जब हो रहा है तो मोशन, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात करते हैं,
एक्सेलरेशन की बात करते हैं, स्पीड की बात नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात नहीं करते, ये सब क्या है वेक्टर्स। इसमें क्या होती है डायरेक्शन, ये हमेशा एडिटिव नहीं कि बस ऐड हो रहा है, इसमें डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। सो डायरेक्शन के लिए हम कन्वेंशन ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन को हम ले सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के मोशन में जब एक ही लाइन में मोशन हो रहा है तो क्या लेंगे, एक डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। सो इसका मोशन क्या सिर्फ वन लाइन हो रहा है ना, ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, और एक्सिस की जरूरत नहीं है। चाहे तो हम ले सकते हो, उसमें कोई मोशन फोर्स लग ही नहीं रहा। सो ऊपर नीचे की डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें। हमने नीचे वाला की तरफ मोशन ले लिया पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये इधर मोशन करेगा उतना ही ये भी इधर मोशन करेगा। ठीक, हम चाहते तो नीचे वाले को नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो हम नेगेटिव भी ऊपर की तरफ करेंगे, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। सो सारे फोर्स नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे नेगेटिव। अब फोर्सेस इसके ऊपर कौन कौन से लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी में, फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं बताओ। फोर्सेस तो समझ आए कौन कौन से, वो बॉडी जो 3 kg की उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तुम बताओ। थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा, फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं तुम बताओ। यहाँ पर से कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक ऊपर की तरफ टेंशन लगी। टेंशन क्या करी, स्ट्रिंग में क्या है वही तो उसको रोक के रखे हुए हैं। तो नीचे की तरफ फोर्स को हमने क्या लिया है पॉजिटिव। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और टी हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो ये हो गया नेट फोर्स। अब सेकंड लॉ क्या होता था कि नेट फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहां मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी, जब मास कांस्टेंट होता था तो m आ जाता था चेंज के बाहर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। उसको हमने सॉल्व करना, m इनटू a आया था, फोर्स इज इक्वल टू ma आता था। तो नेट फोर्स किसके बराबर हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इस बॉडी का मास और इस बॉडी की एक्सेलरेशन जो भी नीचे की तरफ हो। ठीक, सिमिलरली यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर हमने क्या करा, इस तरफ के फोर्स को पॉजिटिव मान लिया, इस तरफ को नेगेटिव मान लिया। कोई भी कन्वेंशन ले सकते हैं। ठीक, बस करना क्या कि पूरे में वही कन्वेंशन। अब यहाँ पर देखो वर्टिकल में फोर्स है, हॉरिजॉन्टल में है, तो इन दोनों के कन्वेंशन से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट्स हो, एक जगह एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया और दूसरे पार्ट को सॉल्व करते समय उसी को नेगेटिव ले लिया। एक लो पूरे क्वेश्चन में। तो उधर पॉजिटिव, इधर कौन से फोर्स लग रहे हैं, टी, तो हमने पॉजिटिव लिख दिया, इसको लिख दिया माइनस के। तो ये सिग्मा एफ हो गया इसके इस बॉडी के लिए, और वो क्या सेकंड लॉ से आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। हम अगर चाहते तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं t माइनस 30 इज इक्वल टू एम ए, यानी ऊपर पॉजिटिव मान है नीचे मान नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी न्यू के एन हो जाएगी। एन क्या है नॉर्मल रिएक्शन, वो अभी देखा ना 200 न्यूटन हो जाएगा, इसका मास है 23 जूल किलोग्राम, सॉरी वेट क्या हो जाएगा m इंटू जी की वैल्यू 10 है, सॉल्व करेंगे 200 न्यूटन आंसर आएगा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन 200 न्यूटन। सो t माइनस 0.04 इंटू 200 न्यूटन हो जाएगा इज इक्वल टू मास कितना इसका 20 kg इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, इसमें देख लो यहाँ क्या हो जाएगा 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 kg इंटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन ये बन गई ना, और एक इक्वेशन ये बन गई। इसमें कितने वेरिएबल है, कितनी चीजें हमें नहीं पता है, टी और ए, दो चीजें हमें नहीं पता है। उसी तरीके से नीचे की इक्वेशन में हमें कितनी चीजें नहीं पता है, दो चीजें टी और ए। तो
पहली इक्वेशन क्या होगी, और पावर सब जगह है, कहीं पे स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं है ना, सो क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दूसरी भी इक्वेशन क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना आता है ना, एक एलिमिनेशन मेथड होता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, फिर एक फार्मूला मेथड भी होता था जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते थे, a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, कैसे होता था, ठीक है, सॉल्व करना आता है ना इक्वेशन, नहीं आता है, ऐसे करते थे ना, जैसे दिया हो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 12, तो कैसे कर देते, इसका डबल कर देते थे, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 18, फिर सब्ट्रैक्ट कर देते, कैंसिल हो जाता था, यहाँ क्या हो जाएगा -6, यहाँ क्या आएगा -4x, x की वैल्यू आ जाती थी, एलिमिनेशन मेथड। अब वो दोनों चीजें यहाँ अप्लाई करो, इसको सॉल्व करो तो t की वैल्यू आएगी, a की भी वैल्यू आएगी, क्योंकि जरूरत नहीं है t निकालना है, इतना नोट करो, सॉल्व करना। सर क्या जब हम बताएं तब बताना। सर हमें जाना है कॉलेज, छुट्टी होगी तब जाना, सर हमें बहन को लेने आना सर, इनको साथ में लेके आए, इनको रास्ते में ड्रॉप करना छोड़ते जाना तो जाना, कहाँ से लाना, साथ में जाना, और सर साथ ही में आता है। अभी तक टॉपिक में कितनी किसको दिक्कत है, कुछ दिक्कत है या बिल्कुल दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम बता देते हैं, वो करना है। देखो जो क्वेश्चन भेजा है इसका 33 नंबर तो अभी बताना है, इसको बता दो फिर कौन पढ़ेगा 33 नंबर, पढ़ो 33 नंबर, 33 नंबर लॉज ऑफ 33, जोर से पढ़ो थोड़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। सेकंड क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो नॉर्मल रिएक्शन से प्रोपोर्शनल होती है, ये ट्रू है या फॉल्स। लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू क्या होती थी, ये ना मैक्स, ये किसका फॉर्मूला क्या होता था, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, म्यू एस एन, यहाँ टेन क्या था, नॉर्मल रिएक्शन ना, म्यू एस क्या था, कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये कहाँ से आया था, ये दिखाया था ऐसे, फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सी, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये सही है या गलत, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन, ये सही है या गलत, ये सही है ना, सबसे ऊपर लिखा ही था, अभी बता दिया। रिलेटिव हमेशा किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मोशन को अपोज करता है। फिर लास्ट में क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शंस हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, म्यू एस की यूनिट है कोई, म्यू एस यूनिट होती है नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो यहां से देखो म्यू एस इज इक्वल टू क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन की यूनिट न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, तो कोई यूनिट आएगी इसकी नहीं, वैसे भी क्या है, कांस्टेंट है।
इसके बाद तुम लोग को क्वेश्चन करना है 34 नंबर, और 34 के बाद करना है 36 नंबर। 34 नंबर, 36 नंबर। देखना क्लियर है या नहीं है, शायद उधर हो गई। 34, 36, उसके बाद 41, नहीं सॉरी, 34, 36 बोला ना, 34, 36 के बाद